नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। जो भी आपके कक्षा 9th का गणित का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप अपने अपने आंसर मिला लें। कक्षा 9वीं, कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की हम बात कर रहे हैं। और पेपर था गणित का। किसका पेपर था? गणित का। समय 3.25 घंटे का और पूर्णांक कितने के थे? 70 के। तो बढ़िया तरीके से अपने पेपर को लेकर बैठें और देखें कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। मुझे कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला सवाल आपको क्या कह रहा है उसके ऊपर गौर करिए सब। सवाल कह रहा है √5 कौन सी संख्या? तो √5 आपको पता होना चाहिए। √5 एक अपूर्ण वर्ग संख्या होती है जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। √5 एक कौन सी संख्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि √5 का मान बाहर नहीं आ सकता। जैसे √4 है तो √4 को तो आप 2 लिख सकते हो, पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये आपकी परिमेय होती है। लेकिन √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया या √7 हो गया, ये आपकी अपूर्ण वर्ग संख्या। जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्या है उनको कौन सी संख्याएं बोला जाता है? अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है। अगला सवाल कह रहा है x² - 3 का हल क्या होगा? तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हल का मतलब आपको गुणनखंड करने। x² - 9, 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला लगाओगे तो a - b और a + b, a - b और a + b, तो उत्तर हो जाएगा x + 3 और x - 3। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब जिसमें x और y दोनों होते हैं। तो देख लो, ये पहला ऑप्शन ही हो गया, x और y दोनों ही है इसके अंदर। 5x + 3y, क्योंकि अगला तो होगा नहीं। अगले वाले में तो एक चर है, इसमें भी एक चर है, इनमें से भी कोई नहीं। तो ऑप्शन अपने आप ही कौन सा करेक्ट? ए। इसमें ए था, इसमें सी था। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी इन सवालों में। बड़ा सिंपल पेपर आया, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, अगला क्या बोला गया? बिंदु -10,0 स्थित है। -10,0 का मतलब होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये x अक्ष होती, ये x डैश होती, मतलब ऋणात्मक x अक्ष, ये धनात्मक y अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष। -10,0 का मतलब है यहाँ स्थित है, -10,0 पर। तो उत्तर हो जाएगा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। कहाँ पर हो जाएगा? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। कहाँ पर हो जाएगा साहब? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ये आपके x अक्ष की कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा है, ध्यान रखना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में नहीं है, ये x अक्ष पर स्थित है। लेकिन x अक्ष में भी दो कंडीशंस होती है, धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक x अक्ष। तो ये ऋणात्मक है, मतलब उल्टा आप जा रहे हो, तो ऋणात्मक x अक्ष की तरफ ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए। सिंपल सा सवाल था ये, तो बड़ा एकदम बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए था। अगला सवाल, यदि x + y = k का हल 2,0 है तो k का मान आपको बताना। एक आपको x + y, ये मिटा देते हैं, हमने कर लिया वैसे भी। x + y बराबर क्या दे रखा? k, और इसका हल है 2,0। 2,0 का मतलब x का मान 2 + y का मान 0 बराबर k। तो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। तो k आपको कितना उत्तर दे देगा? यहाँ से k आपको उत्तर दे देगा, k का मान आपसे पूछा गया था, k का मान मतलब 2 उत्तर दे देगा। कितना उत्तर दे देगा? 2 उत्तर दे देगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साहब? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ज़्यादा कोई समस्या थी नहीं। 2,0 का मतलब x का मान 2 है और y का मान कितना था? 0 था सब। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। एक रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक रेखा आप अगर ऐसे बनाते हो, ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर तो कितने बिंदु हो सकते हैं? यहाँ बिंदु हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि रेखा की ना तो रेखा का प्रारंभिक बिंदु होता है, ना अंतिम होता है, क्योंकि रेखा अनंत लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। हाँ, एक रेखाखंड जो होता है ना, उसके ऊपर 2 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु मिलाने वाला जो होता है उसको आप रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि न्यून कोण का मान होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से कम उत्तर हो गया, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन क्या हो गया? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्योंकि 90 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है? ये जो है ये तो समकोण है, ये क्या है?
सरल कोण है, ये पूरा कोण है, कंप्लीट एंगल जिसको बोला जाता है, तो 90 डिग्री से कम हो गया। 7 सवालों में मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपको समस्या आई होगी। आप इजी वे में इनको कर सकते थे, इजी वे में, शानदार तरीके से। मैंने एक एक चीज आपको डिटेल से बताई, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे सवाल। आगे वाला सवाल आपको कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, तो अब तो इसमें बताने की जरूरत क्या है, 180 डिग्री होता है। इसको क्या सोल्व करवाना, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोई समस्या ही नहीं। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से ये है, तो चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। सबको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के जो चारों अंत्य कोण होते हैं, ठीक है, चारों जो अंत्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। ये दिया 3 कोण दिया, तो पहला दे दिया 90 डिग्री, दूसरा दे दिया 75 डिग्री, तीसरा दे दिया 75 डिग्री, और चौथा कोण तो आपसे पूछा गया, तो प्लस कोण डी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो देखो 75 और 75 कितना होता है 150, 150 और 90 हो गया 240 डिग्री, 240 प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360। तो कोण डी बराबर 360 प्लस का 240 उधर जाएगा माइनस का 240, तो कोण डी का मान आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, डी हो जाएगा, और इसमें ए था। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चेक कर सकते हो वापस आप लोग अगर मिलाना चाहो। 75 और 75 होता है 150, 150 और 90 हो गए 240, तो 360 में से 240 जाएगा तो 120 ही बचेगा, कोई समस्या थी नहीं आपको। इतना इजी पेपर आ रहा, और क्या चाहिए आपको। हो सकता है ऐसा पेपर सिंपल, बताओ। वर्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है, तो सबको पता ये होना चाहिए कि जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं बोला है, और व्यास को डी से लिखा जाता है डाईमीटर बराबर 2r। तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकालोगे तो डी बटा क्या आ जाएगा 2, व्यास बटा 2। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास बटा 2 किया जाता है, और व्यास बटा 2 डी अपॉन 2, डी अपॉन 2 का मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। मैंने पूरा समझा दिया, व्यास को डाईमीटर बोला जाता है, ठीक है, ये लिखा है देखो, व्यास का मतलब यहाँ डाईमीटर लिखा है, तो डी अपॉन 2। तो 10 MCQ थे, बड़े सिंपल सिंपल से सब, ज़्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं था। लैंग्वेज ऊपर ऊपर से पढ़ रखी होती तो आप आराम से काम कर सकते थे, ठीक है। अगला सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिख देते हैं साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो जाना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। 5x प्लस 7y कितने चर का है, तो 2 चर का रैखिक समीकरण, क्योंकि 2 चर है ना, एक चर x है, एक चर क्या है आपका, एक कोफिशिएंट x है, एक कोफिशिएंट आपका क्या है y है, तो 2 चर का रैखिक समीकरण ये आपके सामने हो गया। इसका मान आपको बताना। अब देखो घनमूल के अंदर 8 है, तो आपको पता है कि 8 की घात कितनी है, 1/3 है। 8 की घात, क्यों, घनमूल का मतलब 1/3 होता है। 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 की घात कितनी हो जाएगी 1/3। घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा होती, कैंसिल, वरना सीधा ही पता होना चाहिए था 8 घनमूल किसका होता है, 2 का होता है साहब। 8 का घनमूल कितना होता है 2, सीधा याद कर लेते, वरना मैंने आपको इस तरीके से बता दिया तो भी मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये चर वाला, और ये सवाल हो गया। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है आपके, 60 डिग्री का होता है, इस बात को ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, समकोण का मान कितना होता है, तो समकोण कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण का मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण मतलब कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। एक वर्त की सभी त्रिज्याएं, एक मिनट, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, एक वर्त की त्रिज्याएं, सभी त्रिज्याएं क्या होती है आपकी, बराबर होती है। एक वर्त की तो सेम ही त्रिज्याएं बराबर ही होगी। जैसे ये सपोज दैट वर्त है, ठीक है, ये आपने खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया और ये खींच दिया, कहीं से भी खींचोगे तो वर्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है,
बराबर होती है सब। वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है आपके, बराबर होती है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, व्यास होती है। लो साहब बताओ, 8 रिक्त स्थान थे, लगा आपको ऐसा कुछ कि ऐसा आपको उत्तर नहीं पता लगेगा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, आराम से आप लोग कर सकते थे। अगले सेक्शन में सेक्शन सी है अति लघुरात्मक प्रश्न। अब देखो इसका मान आपको निकालना था, तो क्या समस्या थी आपको इसमें, यह था आपके कि ये देखो आपको पूछा गया 2 की घात 3, 2 की घात 3 है, फिर गुणा में ये 2 की घात -4 ऊपर आता, 2 की घात क्या बन जाता, +4। और जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, 2 की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई समस्या थी नहीं इसके अंदर तो, ठीक है। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, तो ये तो हो जाना चाहिए था। इसका शून्यक निकालना आपको, तो शून्यक निकालने के लिए किसी भी बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो, 0 के। तो यहाँ से आ जाएगा 5x, तो +3 उधर जाएगा -3, तो यहाँ से x का मान आ जाता -3/5। x का मान कितना आ जाता, -3/5। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, किसी भी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। शून्य का मतलब होता है किसी भी बहुपद को 0 के बराबर कर दो। अगला बोला गया है, ये जो बिंदु है आपके सामने, ये जो आपको बिंदु दिया गया है -4,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप चतुर्थांश की थोड़ा सा नॉलेज रखते हो तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तो पहले में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस और प्लस होते हैं, तीसरे में माइनस और माइनस होते हैं और चौथे में प्लस और माइनस होते हैं। तो आपको माइनस और प्लस दिया गया है, एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस, तो आप लिखोगे द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने द्वितीय चतुर्थांश। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसके अंदर तो, ठीक है। सीधा सिंपल सा था एकदम, अगर थोड़ा सा नॉलेज होता तो काम लोग कर सकते थे। समीकरण y बराबर 2x को ax + b के रूप में लिखिए। कोई समस्या नहीं, लिखने का तरीका अब देखो, ये है 2x की जगह 2x, प्लस का y इधर आता, माइनस का y बराबर 0। ये लो सब हो गया। इसमें a का मान ax + by + c का मतलब 0 है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको इधर ही लाना था, y को ध्यान रखना। और बोला गया यूक्लिड के अनुसार रेखा की क्या देने हैं, 2 परिभाषा। तो रेखा की जो परिभाषा आपको देनी है, रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, या एक रेखा को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, रेखा की चौड़ाई नहीं होती है। अगला सवाल, संपूरक कोण किसे कहते हैं, क्या बोला गया, संपूरक कोण। आप लिखोगे जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। बड़े सिंपल से सवाल आए सब। अगला सवाल, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये लो सर, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, आकृति को बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से सवाल आए भाई, इतना सिंपल तो एक्सेप्ट भी नहीं किया था। समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं बतानी। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो पहली विशेषता है सभी भुजाएं बराबर होती है।
क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरी, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। पिरामिड किसे कहते हैं, ये एक ज्यामितीय आकृति होती है, लिख सकते थे इसको तो। ठीक है, अगला सवाल, नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, पी क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, तो ओ ए क्यू का मान आपको बताना है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण ओ ए क्यू का मान अगर आपसे पूछे, ये कोण आपसे पूछा गया ये वाला, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। सर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत इसमें थी नहीं। ठीक है, अगले सवाल देख लो आप। अगले सवाल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका मान आपको बताना था। इसका मान बड़ा सिंपल सा है, कैसे, √32 का मतलब क्या होता है, √32 का मतलब होता है 16 गुणा 2। ठीक है, √48 का मतलब क्या होता है, √48 का मतलब कितना होता है, बोलो, √48 का मतलब बताओ कितना होता है, 16 गुणा 3, बिल्कुल। √8 का मतलब कितना होता है, √8 का मतलब होता है 4 गुणा 2, प्लस √12 का मतलब होता है 4 गुणा 3। इसको 16 आउट करेंगे तो 16 बाहर आएगा, तो ये 4√2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√3 बटा में ये बन जाएगा 2√2 प्लस में ये भी बन जाएगा 2√3। ठीक है, 16 आउट हम लोग करेंगे तो ऊपर बनेगा 4√2, 1 मिनट, 16 बाहर आएगा तो 3 ही बनेगा ना, 1 मिनट, 4 बनेगा, 4√3, बिल्कुल 4√2 प्लस का 4√3, वरना ये काम करो ऊपर से 4 कॉमन ले लो ना यार। ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस, ध्यान देना इधर, इससे बाद में ऊपर कर रहा हूँ। 4 कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा √2 प्लस √3 बटा में 2 कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा ये √2 प्लस का √3, काट दो, ये इससे काट दो, और 4 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। ये लो सर, मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या थी आपके। अब इनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं बतानी, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं आपको बतानी, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। 3/5 और है आपके पास 4/5, तो 3 बतानी, तो इसको 4/4 से गुणा कर दो, इसको भी 4/4 से। ध्यान रखना जितनी पूछेगी उससे आगे वाले नंबर से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ये हो जाएगी 12/20 और ये हो जाएगी 16/20। तो इनके बीच में कौन कौन परिमेय संख्याएं होगी चेक कर लो। 12 के बाद में आ जाएगा 13/20, 13/20 के बाद में 14/20, 14/20 के बाद में 15/20। ध्यान रखना जो भी नंबर दे रखे उसको आगे वाले नंबर से गुणा करना। 3 पूछी गई तो 4/4 से, 5 पूछे तो 5/5, दोनों से गुणा करना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर इस बहुपद का आपको मान निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ ध्यान देना, एक बहुपद आपको दे रखा है, px बराबर 5x माइनस का 4x² और प्लस में क्या दे रखा 3। तो x बराबर 0 है तो p 0, तो 5 गुणा 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ p0 का मान 3 आ जाएगा। p0 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 0 से गुणा करोगे 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 4 से गुणा करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है, अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है, समीकरण x बराबर 4y के कोई 2 हल निकालने। क्या निकालने हैं, इसके 2 हल आपको निकालने हैं। तो हल निकालने के लिए मैं काम ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देना इधर, किसके हल निकालने, x बराबर 4y के। तो आप लिखोगे पहले y बराबर 0 पर, x बराबर भी 0 हो जाएगा, y बराबर 1 पर x का मान कितना आ जाएगा 4। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपको 2 हल निकालने, हल का मतलब होता है आप कोई भी मान रख सकते हो, कि कोई गारंटी नहीं है किसी की रखो, आपकी अपनी मन मर्जी से काम आपको करना होता है।
ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, x बराबर 3y, तो ax प्लस बी वर्ग के रूप में लिखो और ए बी सी के मान आपको बताना। तो रूप में लिखने का मतलब ये हो जाएगा x प्लस का 3y इधर आएगा माइनस का 3y बराबर 0। ये देखो इसके रूप में आ गया, कोई समस्या नहीं। इसके बाद आपको a का मान बताना, तो a का मतलब होता है x का गुणांक, तो x हो गया 1, b का मतलब होता है y का गुणांक माइनस का 3। ठीक है, मैं वापिस एक बार लिख रहा हूँ आपके सामने, b का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c का मतलब कितना हो जाएगा 0। ये आपके पास a का मान आ गया, b का मान आ गया और किसका मान आ गया, c का मान आ गया। सब कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल आपको बोला गया यूक्लिड की 2 अवधारणाएं लिखो। यूक्लिड की क्या लिखनी है, 2 अवधारणाएं। तो यूक्लिड की 2 अवधारणाएं क्या है, बराबरों को बराबरों में जोड़ने पर बराबर भी बराबर होते हैं और बराबरों को बराबरों में से घटाने पर बराबर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है, कोई भी आप लिख सकते हो, कोई समस्या है नहीं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने था जिसमें कोण ए 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और सी आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते थे कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 डिग्री होता। कोण ए 90 डिग्री है और बी और सी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो सी की जगह भी क्या आ जाएगा बी, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे 180 डिग्री। तो कोण 2B बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर 45, बी बराबर 45 है तो सी का मान भी कितना आएगा 45 ही आएगा। इसमें ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, अगला सवाल भी बड़ा सिंपल था। एक चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, तो चारों कोणों का मान आपको बताना था। वर्ग और सम चतुर्भुज में 2 अंतर लिखने हैं आपको। वर्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित करो। जीवा क्या होती है, वर्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है, और जो जीवा वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको वर्त का व्यास बोला जाता है। बाकी आगे बड़े वाले सवाल, इनका सॉल्यूशंस आप लोग आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत। इनको आपको चतुर्थांश में स्थित करना था। इसमें के का मान आपको निकालना, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये तो। ठीक है, तो के का मान निकालना, तो 2 गुणा एक्स की जगह 2 प्लस 3 गुणा वाई की जगह 1, तो 4 प्लस 3, तो के का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, कोई समस्या थी नहीं। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में आपको एक्स और वाई के मान निकालने, आराम से निकल सकता था। कैसे, क्योंकि ये देखो सरल कोण बन रहा है, सरल कोण बन रहा है, तो ये आप लिख सकते थे x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाता, 50 उधर जाता तो 130 डिग्री। ठीक है, और y का मान भी कितना हो जाता 130 डिग्री, क्योंकि जब भी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नीचे दिए गए, इसमें एक बहुपद है आपको दे रखा है, तो इसमें आपको मान निकालने, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, इससे विभाजित आपको करना है, ये कर सकते थे। इनको ग्राफ में लिखना है, ग्राफ इनका बनाना था, और ये 45 सवाल थे जो आपके सामने उपस्थित हैं। मैंने अच्छी तरीके से आपको डिटेल वीडियो के अंदर एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से समझा दिया, और उम्मीद है एक एक सवाल आपके सही हुआ होगा। तो इसी शब्दों के साथ क्लास को खत्म करते हैं। मिलान कर लीजिए, कमेंट करना कितने सही हुए कितने गलत। थैंक यू।